हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीट 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि मैं 100 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी पोर्शन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है 101 से एग्जैक्टली, ठीक है। तो पहले यहाँ पे बॉटनी का पोर्शन है, उसके बाद यहाँ पे जूलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉटनी वाले पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आई विल कम टू द जूलॉजी पोर्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इन इकोसिस्टम इज अपराइट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड। बायोमास का जो पिरामिड होता है सी में वो जनरली इन्वर्टेड होता है, ये भी करेक्ट है। सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, ये बिल्कुल गलत हो गया। देखिए, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इन्वर्टेड होता है, ना कि अपराइट। तो 101 का थर्ड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट एंड दैट विल बी द राइट आंसर। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 102, Which of the following plants is monoecious? एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, ये मोनोसियस प्लांट के बारे में पूछा है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मोनोसियस प्लांट का एक एग्जांपल दिया है जिसे आप कहते हैं चारा, और वो चारा यहाँ पे ऑप्शन 3 में दिया है। बाकी जो है वो डाइसियस प्लांट है, चारा जो है वो मोनोसियस है। तो 102 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 103, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज। देखिए, सोरगम जो है वो C4 प्लांट है एंड फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन के बाद C4 प्लांट में वो C4 एसिड होता है, दैट यू कॉल्ड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो 103 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 104, डाइएडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। देखिए, डाइएडल्फस स्टेमन का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है पी प्लांट को। तो 104 का ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 105, DNA strand on gel stain with ethidium bromide when viewed under UV radiation appear as। देखिए, DNA strand को आप जेल स्टेन में देखते हैं जो कि इथिडियम ब्रोमाइड है, ठीक है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो उसमें जो आपको अंडर यूवी रेडिएशन डीएनए के स्ट्रैंड्स कैसे अपीयर होते हैं? तो ये अपीयर होते हैं ब्राइट ऑरेंज बैंड। तो ये ब्राइट ऑरेंज बैंड की तरह आपको नजर आते हैं। 105 का इसलिए ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। Now see question number 110, which of the following is an incorrect statement। आपको बताना है कि इसमें से incorrect statement कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है nuclear pores acts as passage for proteins and RNA molecule in both direction between nucleus and cytoplasm। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स की तरह का आरएनए मॉलिक्यूल के लिए काम करते हैं दोनों डायरेक्शन में, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट में बोलता है ये विद मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोसेस ए कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। इसने बोला है कि जो एक मैच्योर सीव ट्यूब होती है उसमें कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस होता है एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं। बिल्कुल गलत है। सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं, अगर हम सीव ट्यूब की बात करें तो ये जो होते हैं ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस सबसेट होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे दिया है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 110 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ थर्ड स्टेटमेंट आल्सो वी कैन सी। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है? माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। माइक्रोबॉडीज प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है the perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm। जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है वो एक बैरियर का काम करता है बिटवीन द मटेरियल्स राइट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 इज आल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना। लिस्ट 1 में लेंटिकल्स दिए हैं, लेंटिकल्स को मैच कीजिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। तो ए को ऑप्शन 3 से मैच कीजिए। बी क्या है? कोर कैम्बियम, इसको फैलोजन से मैच कीजिए। सेकेंडरी कोर्टेक्स फैलोडम होता है तो इसको 4 से मैच कीजिए। डी में कॉर्क दिया है, कॉर्क जो होता है उसमें सुबेरिन डिपोजिशन होता है तो डी को सेकंड से मैच कीजिए। आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन 111।
Now see question number 112. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred है। देखिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं गिवन टाइम पे। इसके लिए एक स्टेटमेंट होता है दैट यू कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। तो 112 का ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 113। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of one plant to stigma of a different plant which during pollination bring genetically different type of pollen grains to stigma is। देखिए डिफरेंट प्लांट में pollen grain का ट्रांसफर हो रहा है और अगर डिफरेंट प्लांट में pollen grain का ट्रांसफर होता है सो दिस इज कॉल्ड जीनोगैमी। तो यहाँ पे 113 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 118। The factor that leads to founder effect in a population is, वो फैक्टर जो कि किसी भी पॉपुलेशन में फाउंडर इफेक्ट को शो करता है that will be called genetic drift। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो 118 का ऑप्शन 1 will be correct answer। Now see question number 119। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred as। जब सेंट्रोमियर सिचुएटेड होते हैं मिडल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे क्रोमोसोम को आप मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो 119 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 120। गैमे आर प्रेजेंट इन, जो गैमे जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, दीज आर प्रेजेंट इन लीवर बर्ड्स। तो यहाँ पे 120 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 121। During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitate out। देखिए ये एक प्रोसेस है डीएनए के फ्रेगमेंट को चिल्ड इथेनॉल से सेपरेट करने का, ठीक है। तो चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट किसको प्रेसिपिटेट करेंगे, वो डीएनए को प्रेसिपिटेट करेंगे। तो 121 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 में आपको मैचिंग करनी है। कोहेशन को मैच कीजिए। कोहेशन जो होता है दैट इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल। तो ए को आपको सेकंड से मैच करना है। बी क्या है, बी में एडहेशन है। एडहेशन क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड द पोलर सरफेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो बी का आप फोर्थ से मैच कीजिए। सी क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को मैच कीजिए मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो सी को आप 1 से मैच कीजिए। लिक्विड फेज में मोर अट्रैक्शन देखा जाता है सरफेस टेंशन में, तो सी को मैच कीजिए ऑप्शन फर्स्ट से। डी क्या है, गटेशन। गटेशन को मैच कीजिए वाटर लॉस इन लिक्विड फेज से। तो डी को थर्ड से मैच कीजिए। आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 128। 128 में क्या दिया, इन स्पाइट ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर which mechanism the competing species might have evolved for their survival। इसने बोला है कि in spite of interspecific competition in nature, interspecific competition के बावजूद भी कौन सा mechanism जो है which mechanism the competing species might have evolved for their survival, इसमें कौन सा mechanism जो है कंपीटिंग स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए मैटर करता है। तो यहाँ पे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन के बाद जो भी कंपीटिंग स्पीसीज के लिए मैकेनिज्म जो सर्वाइवल है वो है रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो 128 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 129। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। इसने बोला है कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर नहीं है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की एप्लीकेशन नहीं है। तो आपको बताना है, पहला है डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, दिस इज राइट, इट मे बी द एप्लीकेशन ऑफ दैट। दूसरा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा जीन एम्पलीफिकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। चौथा है प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन से पीसीआर का कोई लेना देना नहीं है, तो इस टेक्निक में कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है पीसीआर का। तो 129 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 130 में मैच करना है आपको ऑप्शन ए को बाकी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में क्या दिया, सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। देखिए जो सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, ये प्रॉपर्टी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो ए को सेकंड से मैच करना है। बी क्या है, टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, राइट, ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स सिमिलर होती हैं इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये टिश्यू सिंपल टिश्यू होते हैं। तो बी को फोर्थ से मैच कीजिए। सी क्या है, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ऐसे टिश्यू जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, इनको आप मैच कर सकते हैं वेस्कुलर टिश्यू से जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू होते हैं। डी क्या है, डेड सेल विद हाईली थिकन वॉल एंड नैरो लुमिन, राइट, यहाँ पे डेड सेल विद हाईली थिकन वॉल्स एंड नैरो लुमिन, इसको मैच कीजिए आप स्क्लेरिड से। तो आफ्टर मैचिंग ऑल दिस ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 130। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 131। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज।
एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक मेच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है? तो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसाइक एट मेच्योरिटी होता है 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज। तो 131 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 137 में आपको करेक्ट पेयर चूज करना है। पहला है लूज पैरेन्काइमा सेल्स रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग ए लेंस शेप ओपनिंग इन बार। यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिया है, ये गलत है, राइट। यहाँ पे लेंटिकल्स आना चाहिए, लेंटिकल्स की बात कर रहे हैं। बी क्या है? लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स। सब्सिडियरी सेल्स दिया है, यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल्स का ये स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है? इन डाइकोट लीव्स वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स कंजक्टिव टिश्यू, ये भी गलत दे दिया है इसने। फोर्थ क्या है? सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग। यू नो सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज की जो सेल्स होती हैं जो कि कैम्बियल रिंग का पार्ट बनाती है, इसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, एंड दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। तो 137 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 138। इसने बोला प्लाज्मिड PBr322 हैज PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विदिन जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट दैट कन्फर्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। इफ दिस enzyme is used for inserting a gene for beta galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain, तो क्या होगा? तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे PBr322 है, इसमें PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है। और राइट, ये जो एंजाइम है अगर इसको हम इंसर्ट करते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइड प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड की साइड से, तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा 138 में स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। देखिए आप एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पे एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी लॉस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इसको आप इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कहते हैं। तो 138 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 139। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called as, you know, DNA fingerprinting की बात कर रहा है। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in DNA sequence called as, you know, DNA fingerprinting जो कि DNA की आइडेंटिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसमें कुछ रीजन होता है DNA सीक्वेंस का जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई करते हो पर्टिकुलर पर्सन का DNA, उस सीक्वेंस को आप रिपीटेटिव DNA कहते हैं। तो 139 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 140। In the exponential growth equation nt is equal to n naught into e की पावर rt, e रिप्रेजेंट, देखिए इस इक्वेशन में यू नो ग्रोथ इक्वेशन दी है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन है, राइट। एंड दिस इक्वेशन इज व्हाट, ये इक्वेशन क्या है, मैं आपको इक्वेशन लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है दैट इज दिस, ये इक्वेशन दी हुई है n नॉट e की पावर rt, ठीक है, ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पे जो E है, ये E क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो E है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? दिस E रिप्रेजेंट द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, इसको बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 140 में ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है ये। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होते हैं रेस्पिरेशन में, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, ये भी सही है। तीसरा इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 गिव राइज टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल गलत दिया है। देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 ये प्रोड्यूस करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ना कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। और आगे इसने बोला है कि 1 FADH2 गिव राइज टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल अपोजिट दे दिया है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी इसमें, एंड दैट विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 144। बाकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ATP सिंथेसाइज्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट एंड दैट विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 144। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 145। In some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release? NCERT का क्वेश्चन पूछा है ये कि प्लांट से किन फैमिलीज में पॉलन ग्रेन्स की जो वेबिलिटी होती है वो कई महीनों तक के लिए होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा रोसेसी एंड लेगुमिनेसी।
ये दोनों एग्जांपल एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन वाले टॉपिक में मेंशन है। तो 145 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 146, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये बिल्कुल गलत हो गया। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट करेक्टर होता है यूकैरियोट का, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द थर्ड एंड ऑफ एचएनआरएनए। ये भी बिल्कुल गलत हो गया। इसमें कैपिंग में क्या होता है कि मिथाइल गुआनोसिन फॉस्फेट जो होता है वो बाइंड करता है 5 एंड ऑफ एमआरएनए के साथ, ना कि थर्ड एंड ऑफ एमआरएनए के साथ। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद द रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। दिस इज बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर बाइंड होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं, द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एन एमआरएनए। ये भी बिल्कुल गलत हो गया। जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो कॉपी नहीं होता है एमआरएनए में, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट स्टेटमेंट एंड दैट विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 146। तो 146 का ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 147 में आपको मैच करना है। देखिए जो पहला फ्लोरल फॉर्मूला दिया है दैट इज फैबेसी, तो उसको आप थर्ड से मैच कीजिए। सेकंड फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी का दिया है, थर्ड फ्लोरल फॉर्मूला लिलिएसी का है एंड फोर्थ वन इज ऑफ ब्रेसिकेसी। एंड आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 147। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 147 के बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट इज 149 क्वेश्चन 148। एक सेकेंड, ये प्रीवियस क्वेश्चंस मुझे थोड़ा और डिस्कस करने हैं विद यू, राइट, जो कि मैंने डिस्कस नहीं किए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज दैट इज गिवन इन साइड पोर्शन, तो ये क्वेश्चंस और हम डिस्कस कर लेते हैं। लिसन केयरफुली अबाउट दिस आल्सो। तो यहाँ पे हाँ 106 एक क्वेश्चन था, ये देखिएगा 106 की हम बात कर रहे हैं। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। देखिए 106 मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, ये मैं आपको बाद में डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज इट्स गिवन इन साइड क्वेश्चन। इसने बोला कि प्लांट जो कि डिफरेंट पाथवे शो करता है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। प्लांट की इस एबिलिटी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो 106 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 107, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो लिस्ट 1 में प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन दिया है, इसको मैच कीजिए पोमैटो को बनाया गया प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से। बी में दिया है प्लांट टिश्यू कल्चर, इसको मैच कीजिए टोटीपोटेंसी से। प्लांट टिश्यू कल्चर में एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है जिसको आप टोटीपोटेंसी कहते हैं। सी क्या है, मेरिस्टेम कल्चर, इसको आप वायरस फ्री प्लांट से मैच कीजिए। वायरस फ्री प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए मेरिस्टेम कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। डी क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन, इसको आप सोमा क्लोन से मैच कीजिए, राइट। And after matching all these options, you will get option 3 will be right answer. Now see question number 108. इसने बोला in the equation GPP minus R is equal to NPP. R क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 108 है ये, है ना। तो यहाँ पे GPP minus R is equal to NPP, ठीक। तो यहाँ पे GPP मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, R मतलब रेस्पिरेटरी लॉस में तो माइनस कर देते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, तो आपका एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल जाता है। तो यहाँ पे आर जो रिप्रेजेंट करता है वो रेस्पिरेशन लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द रेस्पिरेशन लॉसेस। तो क्वेश्चन नंबर 108 में ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 109, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कोड। देखिए यहाँ पे राइट जो प्रोडक्शन गैमेट्स बाय पेरेंट्स है और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो है F1 एंड F2 प्लांट्स में, उनको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा डायग्राम होता है जिसको आप बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर, दैट वी कॉल्ड रेजिनाल्ड सी पुन्नेट। एक साइंटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, साइंटिस्ट ने पुन्नेट स्क्वायर दिया था। तो 109 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है 114, क्योंकि 110 से लेकर 113 तक डिस्कस कर चुके हैं। 114 की बात करते हैं। Which of the following stage of meiosis involve division of centromere? मियोसिस की कौन सी स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है? तो मियोसिस की एनाफेज 2 स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। तो 114 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 115,
Which of the following is the correct sequences of steps in a PCR? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात कर रहा है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंसिंग है, वो सबसे पहले डीनेचुरेशन होता है, उसके बाद एनिलिंग होता है, फिर एक्सटेंशन होता है। तो 115 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 116। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, it is known as। देखिए यहाँ पे अगर आप एक जीन को टारगेट करके, ठीक है, एक जीन को करेक्ट करके एक डिजीज को ट्रीट कर रहे हो, इसको आप जीन थेरेपी कहेंगे। एंड इट वाज गिवन इन SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसे आप एडेनोसिन डिमिनेज डेफिशिएंसी कहते हैं। एक लड़की में 1990 में ये डिजीज थी और वहां पे पहली बार जीन थेरेपी प्रोवाइड की गई थी। तो इसको आप जीन थेरेपी कहते हैं। 116 का ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 117। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दिया है? क्रिस्टी को मैच कीजिए इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डिंग्स होती है, तो ए को थर्ड से मैच कीजिए। बी क्या है? थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स को जो मैच करना है आपको, थाइलाकोइड्स होते हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, तो बी को 4 से मैच कीजिए। सी क्या है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो होता है दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम, तो सी को 1 से मैच कीजिए। डी क्या है? सिस्टर्नी, इसको आप मैच कीजिए। सिस्टर्नी क्या होते हैं? डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी apparatus होते हैं, तो डी को सेकंड से मैच कीजिए। आफ्टर मैचिंग ऑल दिस ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन नंबर 117, you will get option 4 will be correct answer. Now see question number 123. The site of perception of light in plants during photoperiodism is, you know, जो site of perception of light in plants during photoperiodism is called leaf. Leaf जो होती है that is the site of perception of light in plants. तो 123 का option 1 will be correct answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180 से 122 तक मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, अभी 123 डिस्कस कर रहे हैं। Now see question number 124. The plant hormone used to destroy weeds in a field. वो plant hormone जो कि weeds को destroy करने के लिए fields में इस्तेमाल किया जाता है, that is auxin hormone and that is 24D exactly. तो यहाँ पे 124 का option 4 will be correct answer, 24D, right? तो 124 में option 4 is correct. Now see question number 125. Which of the following algae produce sarazine? कौन सी algae sarazine प्रोड्यूस करती है? तो sarazine प्रोड्यूस करने वाली algae होती है red algae, तो 125 का ऑप्शन 4 will be right answer. Now see question number 126. 126 में आपको complete the flow chart, आपको flow chart complete करना है, यहाँ पे लेबलिंग करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, लिसन केयरफुली अबाउट क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन नंबर 126 की हम बात करते हैं। तो 126 में क्या दिया है, देखते हैं ध्यान से। 126 तो आपको फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। डीएनए से डीएनए बनता है, इसे आप रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लेबलिंग ए में रेप्लिकेशन आएगा, दिस इज ए लेबलिंग, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए बन जाता है, तो ये बी लेबलिंग है। ये बी लेबलिंग में आप क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन जाता है, ये इसके बीच में सी को आपको लेबलिंग करना है। एमआरएनए से जो प्रोटीन बनते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ए क्या है? रेप्लिकेशन, बी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एंड सी क्या है? ट्रांसलेशन। तो ये लेबलिंग आपको करनी है एंड आफ्टर लेबलिंग यू विल गेट ऑप्शन 4 will be right answer in question number 126. Now see question number 127. Which of the following are not secondary metabolite in plants? प्लांट में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, रबर एंड गम्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन जो नहीं होते वो आपको बताने हैं। सेकंड क्या है? मॉर्फिन एंड कोडिन, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तीसरा क्या है? अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, क्योंकि ये प्लांट्स के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में इस्तेमाल होते हैं। तो 127 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर, जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है। बाकी ऑप्शन 4 विनब्लास्टिन एंड कुरकुमिन भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो 127 का ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 132। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल? वो कौन सी एल्गी है जो कि मैनिटोल कंटेन करती है एज रिजर्व फूड मटेरियल? तो दैट एल्गी विल बी एक्टोकार्पस। तो 132 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर, एक्टोकार्पस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 133। Genera like Selaginella and Salvinia produce two kinds of spores. Such plants are known as heterosporous.
ऐसे प्लांट जैसे कि सेलेजिनेला और सेल्विनिया, ये 2 टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन प्लांट को हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। तो 133 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 134, म्यूटेशंस इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय। प्लांट सेल में म्यूटेशन कौन इंड्यूस करता है? प्लांट सेल्स में म्यूटेशन इंड्यूस करता है गामा रेज। तो 134 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 135, एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। एमेंसिलिज्म एक रिलेशन होती है जिसमें कि एक स्पीसीज को नुकसान होता है, वो डेट्रीमेंटल होती है, दूसरी स्पीसीज को ना नुकसान होता है और ना ही फायदा होता है, वो न्यूट्रल होती है। ऐसे रिलेशनशिप को आप एमेंसिलिज्म कहते हैं। तो 135 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 136, ठीक है। इससे पहले मैं 131 तक डिस्कस कर चुका था, अभी 136 की मैं बात कर रहा हूँ। What is the role of RNA polymerase III in the process of transcription in eukaryotes? RNA polymerase III ट्रांसक्राइब करते हैं tRNA को, 5S rRNA को एंड snRNA को। तो इन तीनों को ट्रांसक्राइब करता है RNA polymerase III। तो 136 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम 137 से 140 डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 141 की हम बात कर रहे हैं। Which of the following statement is incorrect? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया है क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो 141 का फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट एंड दैट विल बी राइट आंसर। बाकी सेकंड ऑप्शन, बोथ एटीपी एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एटीपी और NADPH2 दोनों सिंथेसाइज होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, दिस इज करेक्ट। तीसरा है स्ट्रोमा लेमेला हैव फोटोसिस्टम 1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेज। स्ट्रोमा लेमेला में फोटोसिस्टम 1 होता है लेकिन NADP रिडक्टेज होता है नहीं है, लैक NADP रिडक्टेज, तो ये भी सही है। चौथा क्या है, ग्रेना लेमेला हैव बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, ये भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है एंड दैट विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 142, Which of the following statement is correct? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, सम ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीड सेल। ये बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे सम ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहा है, उसमें स्पेशल टाइप की जो सेल्स होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, दैट इज हेटेरोसिस्ट, ना कि सीड सेल। सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। दो सेल्स के फ्यूजन को कैरियोगेमी कहते हैं, ये बिल्कुल गलत हो गया। कैरियोगेमी मींस दिस इज द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल ऑन एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, दिस इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दो गैमेट्स के बीच में फ्यूजन की बात कर रहा है, उनके प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन की बात कर रहा है, तो उसको आप प्लाज्मोगेमी कहेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है एंड दैट विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 142। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ये बिल्कुल गलत हो गया, जरूरी नहीं है। 143 देखते हैं, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। पहला है कॉलम 1 में नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस को मैच कीजिए कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, क्योंकि ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम को मैच कीजिए कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया से में कन्वर्ट करता है, दिस इज द रोल ऑफ राइजोबियम। तीसरा है क्या, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस को मैच कीजिए डीनाइट्रिफिकेशन से, क्योंकि ये डीनाइट्रिफिकेशन का काम करता है। चौथा है डी कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, ठीक है, तो इसको आप ऑप्शन थर्ड से मैच कीजिए। आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन विल गेट ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 143। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 144 से 147 तक मैं बता चुका हूं। 148 देखते हैं। 148 में क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में ए दिया है प्रोटीन, प्रोटीन को मैच कीजिए पेप्टाइड बॉन्ड से, क्योंकि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। बी क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसको आप मैच कीजिए डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में होता है, तो बी को 1 से मैच कीजिए। तीसरा क्या है, सी न्यूक्लिक एसिड को आप मैच कीजिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। डी क्या है, पॉलीसैकेराइड, इसको मैच कीजिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो 148 को आफ्टर मैचिंग ऑल दिस ऑप्शन विल गेट ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 149। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, एस फेज, एस फेज को मैच कीजिए डीएनए रेप्लिकेशन से। G2 फेज क्या होता है, G2 फेज में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, इसको बी को 1 से मैच कीजिए। सी क्वेसेंट स्टेज क्या होता है, इसको आप इनएक्टिव फेज से मैच कीजिए, ठीक है।
इनएक्टिव फेज होती है G1 फेज को आप मैच कीजिए। इसमें क्या होता है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच जो फेज होती है ये G1 फेज होती है, तो इसको आप थर्ड से मैच कीजिए। आफ्टर मैचिंग ऑल these option will get option 4 will be correct answer. Now see question number 150. Nowadays it is possible to detect the mutated genes causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells followed by its detection using autoradiography because यहाँ पे बोला है कि आज के टाइम में nowadays it is possible to detect the mutated gene, हम mutated gene को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि कैंसर कोजिंग भी हो सकता है, जिसमें कि हम रेडियोएक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कि डीएनए को हाइब्रिडाइज कर देता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना के। तो इसमें ऑटो रेडियोग्राफी से हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली होता क्या है, 150 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बाकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन 4 में क्या दिया है, मुटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। क्योंकि आप कैसे डिटेक्ट करेंगे मुटेटेड जीन को, क्योंकि मुटेटेड जीन फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखता है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना पाएगा, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री जो नहीं बनाता है वो फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखता है। तो 150 का ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। ये ऑटो रेडियोग्राफी में होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 151, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ये कौन प्रोड्यूस करती हैं ये आपको बताना है। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि आरबीसी प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ ए किडनी। तो 151 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। यहाँ पे हमें 4 कैरेक्टर्स दिए हैं, इन चारों में से कोई एक इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है 10th abdominal segment in both sexes bears a pair of anal cerci, this is correct. Second क्या है, ring of gastric cica is present at the junction of midgut and hindgut, ये बिल्कुल गलत हो गया। foregut and midgut के hindgut, सॉरी, ये प्रेजेंट होता है foregut and midgut के जंक्शन पे, ना कि midgut and hindgut। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग एंड दैट विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 152। नाउ थर्ड ऑप्शन, hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts, ये भी सही है। फोर्थ, इन फीमेल 7th through 9th स्टेरना टुगेदर फॉर्म ए जेनिटल पाउच, दिस इज आल्सो करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 153, सकस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज। सकस एंटेरिकस बोला जाता है इंटेस्टिनल जूस को, तो 153 का ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 154, व्हिच स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। यू नो, मियोसिस के प्रोफेज की कौन सी स्टेज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा को शो करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 4, डायाकाइनेसिस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 155, द पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर मर्क्यूरी ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्वेओलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो एल्वेओलाई में होता है दैट इज 104 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है 40 mmHg है, यानी कि मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर है। तो 155 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 156, मैच दी फॉलोइंग, आपको एक कॉलम मैच करने हैं। तो ए फाइसेलिया, इसको मैच कीजिए पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर से। बी लिमुलस, इसको मैच कीजिए आप लिविंग फॉसिल से। सी एनसाइक्लोस्टोमा, इसको मैच कीजिए हुकवॉर्म से। डी पिंकटेडा, इसको मैच कीजिए पर्ल ऑस्टर से। After matching all these options, we will get option 4 will be right answer. Now see question number 157. During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first? देखिए PCR में अगर हाई टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोसेस इफेक्ट होगा वो डीनेचुरेशन होगा, क्योंकि डीनेचुरेशन हम 94 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर सकें। तो अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो डीनेचुरेशन प्रोसेस विल बी अफेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 157 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 158 में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो एस्परगिलस नाइगर को मैच कीजिए सिट्रिक एसिड से। एसिडोबैक्टर एसिडी को आप मैच कीजिए एसिटिक एसिड से। सी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम को मैच कीजिए ब्यूटेरिक एसिड से। डी लैक्टोबैसिलस को मैच कीजिए लैक्टिक एसिड से। आफ्टर मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2,
you will get option 2 will be correct answer. Now see question number 159. Which of the following statements wrongly represent the nature of smooth muscles? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट स्मूथ मसल्स के नेचर को रॉन्गली रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना है. तो पहला है दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये करेक्ट है. दूसरा क्या है, दीज मसल्स हैव नो स्ट्रेशन, ये भी करेक्ट है. तीसरा है दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी करेक्ट है. लेकिन जो रॉन्ग होगा वो होगा ऑप्शन 4. कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, ना कि स्मूथ मसल. तो 159 का ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट एंड दैट विल बी द राइट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 160. क्रोनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called as. इसने बोला है कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि क्रोनिक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स हो जाता है. दिस कंडीशन डेवलप्ड इन केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है. तो 160 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 161. पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपेंट. दिस इज ड्यू टू. पर्सन जिसका AB ब्लड ग्रुप है उसको आप यूनिवर्सल रिसिपेंट कहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी-A एंड एंटी-B होती है इन प्लाज्मा. तो एंटीबॉडीज के एब्सेंट होने की वजह से इसको यूनिवर्सल रिसिपेंट्स कहा जाएगा. तो 161 का ऑप्शन बी इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 162. The fruit fly has 8 chromosomes in each cell. During interphase of mitosis, if the number of chromosome at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase? देखिए G1 phase में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 है, तो G2 phase में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होंगे, लेकिन अमाउंट जो होता है जेनेटिक मेटेरियल का वो बढ़ जाता है, वो डबल हो जाता है. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन विल बी सेम, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 162 का, इसलिए ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 163. रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन. जो स्पर्म बाइंडिंग के जो रिसेप्टर्स होते हैं मैमल्स में, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो स्पर्म बाइंडिंग के जो रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा. तो 163 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 164. विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ मस्किडी. मस्किडी फैमिली से बिलोंग करती है हाउस फ्लाई. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो 164 का ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 165. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. आपको इनकरेक्ट पेयर बताने हैं. यहाँ पे ड्रग्स को रिसिन में कैटेगराइज किया है. रिसिन बताया ड्रग्स का एग्जांपल, तो बिल्कुल गलत हो गया. रिसिन इज नॉट द एग्जांपल ऑफ ड्रग्स. बाकी एल्केलॉइड्स कोडीन होता है, दिस इज करेक्ट. टॉक्सिन एब्रिन है, लैक्टिन स्कोन कैनाविलिन ए है, ये भी सही है. तो 165 में 1 ऑप्शन इनकरेक्ट है एंड दैट विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 165. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 166. वेनरल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू. वेनरल डिजीज जिनको आप एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं. तो पहला ऑप्शन है यूजिंग स्टेराइल नीडल्स. स्टेराइल नीडल इस्तेमाल करने से होता है ये? नहीं जी, बिल्कुल गलत है. इन्फेक्टेड नीडल्स इस्तेमाल करने से हो सकता है, नॉट स्टेराइल नीडल. बी है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, दिस इज करेक्ट. सी क्या, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस. इन्फेक्टेड मदर से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. किसिंग से ये नहीं होते हैं वेनरल डिजीजेस, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही होते हैं. ई क्या है, इनहेरिटेंस, तो ये गलत हो गया. तो बी एंड सी 2 करेक्ट हैं, बाकी सब इनकरेक्ट हैं. तो क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 167. द ऑर्गेनल दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर. वो ऑर्गेनल जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन 3. तो 167 का ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 167 हो गया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 168. फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन. इसमें कौन सी टेक्निक अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल है? तो 168 का आएगा ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर. एलाइजा. दैट विल बी वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एनी डिजीज एट द अर्लियर स्टेज. तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं. तो 168 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 169. विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन. आपको इंसुलिन के रिगार्ड में करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो यहाँ पे सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन.
ये बिल्कुल सही है। बी क्या है, द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, ये गलत हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनने वाले इंसुलिन में सिर्फ ए और बी पेप्टाइड बनाई जाती है। सी क्या है, द प्रो इंसुलिन है सी पेप्टाइड, ये भी सही है। डी क्या है, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये भी सही है। तो ए, सी एंड डी आर करेक्ट, बाकी सब इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 170, ए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है जिसको एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई करके कट कर देता है। इस सीक्वेंस को आप कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन 4 will be correct answer. Now see question number 171, which is the only enzyme that has the capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes. देखिए वो एंजाइम जिसमें कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में, दैट एंजाइम यू कॉल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो 171 का ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 172 की हम बात करते हैं। तो 172 में क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। देखिए होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स बर्ड्स में होती है। बर्ड्स का यहाँ पे एक ही एग्जांपल दिया है, ऑप्शन 2 न्योफ्रॉन, राइट, जिसको आप वल्चर भी कहते हैं, दैट इज ऑप्शन 2। यानी कि 172 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। बाकी ऑर्निथोराइनकस मैमल है, हेमीडेक्टिलस लिजार्ड है, मैक्रोपस भी मैमल्स है, ठीक है। तो 172 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 173, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़नी है एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्स, ये गलत हो गया, मेटाजेनेसिस हेलमिन्स में नहीं देखा जाता है। बी क्या है, इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, ये करेक्ट है। राउंडवॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। डी क्या है, कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टिनोफोर्स हेल्प्स इन डाइजेशन, ये गलत है, कॉम्प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ई क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टराइज ऑफ इकाइनोडर्म्स, इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्म, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी, सी एंड ई ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 173 का ऑप्शन 1 विल बी राइट आंसर। और सी क्वेश्चन नंबर 174, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहला है वॉल्ट्स, वॉल्ट्स को मैच कीजिए, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड। वॉल्ट्स कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जिससे कि एंट्री ऑफ स्पर्म सर्विक्स में ब्लॉक हो जाता है। तो ए को 1 से मैच कीजिए। बी क्या है, आईयूडीएस इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसको मैच कीजिए। फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस, ठीक है, ये स्पर्म का फैगोसाइटोसिस करता है यूटेरस के अंदर। तो बी को आप 3rd से मैच कीजिए। सी क्या है, वासेक्टोमी, इसको मैच कीजिए रिमूवल ऑफ वास डेफरेंस से। डी क्या है, ट्यूबेक्टोमी, इसको मैच कीजिए रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब से। तो आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 175। तो हमने 174 बता दिए हैं, 175 की हम बात कर रहे हैं। 175 में क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इज प्रेजेंट एट। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी कहाँ प्रेजेंट है ये आपको बताना है। देखिए स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो प्रेजेंट होता है जंक्शन ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी प्रेजेंट होता है। तो 175 का ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 176। 176 में क्या बोला, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इट। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। तो 176 में क्या बोला गया है कि एडेनिन की परसेंटेज कितनी है, 30%। तो जितने एडेनिन होते हैं उतने ही थायमिन होते हैं, तो थायमिन भी 30% होंगे। तो बचा कितना, 30 60 हो गया, बचा 40%। ग्वानिन एंड साइटोसिन कितने होंगे, तो ग्वानिन एंड साइटोसिन को मिला के टोटल कितने होंगे, 40%। लेकिन अगर सेपरेटली करते हैं तो ये इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग जैकोब लॉ, अकॉर्डिंग टू द जैकोब लॉ ये भी 20%। तो इसने पूछा थायमिन 30% हो गया, ग्वानिन 20% होगा एंड साइटोसिन भी 20% हो गया। तो 176 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 177, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, मेटामेरिज्म, इसको मैच कीजिए एनिलिडा से। बी क्या है, कैनाल सिस्टम, इसको मैच कीजिए पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम होता है। सी क्या है, कॉम्प्लेक्स, इसको मैच कीजिए सीलेंट्रेट से। डी क्या है, नाइडोब्लास्ट, इसको मैच कीजिए, देखिए कॉम्प्लेक्स को टिनोफोरा से मैच कीजिए, नाइडोब्लास्ट को सीलेंट्रेटा से मैच कीजिए, एंड आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन you will get right option 4 will be the right answer. Now see question number 178, which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrins।
देखिए फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है थ्रोम्बिन। तो 178 का ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 179 की हम बात कर रहे हैं, किसकी? 179। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स। यहाँ पे हम बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो पहला है इम्प्रूव माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल कंटेंट, ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि बायोफोर्टिफिकेशन में हम न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, लाइक विटामिन हो, वो मिनरल्स हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। बी क्या, 2 क्या है? इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट्स, ये भी सही है। थर्ड क्या है? इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिजीज। देखिए डिजीज रजिस्टिविटी के लिए बायोफोर्टिफिकेशन टर्म नहीं आता है, तो थर्ड विल बी राइट आंसर। बाकी फोर्थ इम्प्रूव विटामिन कंटेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 179। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 180। डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ। डॉप्सन यूनिट जो यूज की जाती हैं, जो कि थिकनेस ऑफ ओजोन को मेजर करने का काम करती है, तो 180 का ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 182। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। देखिए सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, तो 182 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। 181 भी मुझे बताना था, तो 181 अभी देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। इसमें से कौन सा एग्जांपल है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का? मल्टीलोड 375 नहीं है, कॉपर टी भी नहीं है, कॉपर 7 भी नहीं है। LNG20 इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी and that is given in option 3 and that will be the right answer in question number 181. Now see question number 183. Which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein? इसमें से कौन सा RNA synthesis of protein के लिए required नहीं होता है? तो synthesis of protein के लिए required होता है mRNA, tRNA, rRNA, लेकिन जो siRNA होता है that is not required for the synthesis of protein. तो 183 का option 1 will be correct answer. Now see question number 184. In a cross between a male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of progeny will be disease? तो इसको हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हम मेल और फीमेल का क्रॉस करा रहे हैं, किसका? मेल एंड फीमेल का, बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज? देखते हैं, निकालते हैं। मेल भी कैरियर है, मेल भी हेटेरोजाइगस है, फीमेल भी हेटेरोजाइगस है। तो मेल हेटेरोजाइगस है HBA HBS, फीमेल भी हेटेरोजाइगस है HBA HBS, यानी कि दोनों कैरियर हैं, अफेक्टेड नहीं है। तो इसके जो गैमेट टाइप्स होंगे, इसके गैमेट्स होंगे HBA HBS, सिंपल है। इसके गैमेट्स भी HBA एंड HBS। नाउ सी द क्रॉस। तो अगर आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है, एक तरफ मेल वाले गैमेट ले लीजिए, ठीक है, दूसरी तरफ आप फीमेल वाले गैमेट ले लीजिए, तो यू विल गेट HBA HBA, ये पूरी तरीके से नॉर्मल है, ये कैरियर भी नहीं है। दूसरा HBA HBS, ये कैरियर है, ये भी कैरियर है, और ये सिर्फ अफेक्टेड है, सिर्फ एक अफेक्टेड है, चारों में से एक अफेक्टेड है, बाकी 2 कैरियर हैं, और ये नॉर्मल है। सो दिस इज ओनली अफेक्टेड। तो चारों में से एक अफेक्टेड है, तो अगर आप परसेंटेज निकालते हैं 4 में से एक के, तो 25% विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 184। 184 का ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 185। Select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. एल्वोलाई में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, ये आपको बताना है। तो पहला है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मोर हाइड्रोजन, हायर टेम्परेचर। तो ये कंडीशन तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, लेकिन हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग। तो 185 में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 2, वहाँ पे बिल्कुल सही दिए हैं, बाकी सब गलत दिए हैं, पढ़ के देखिएगा। ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चाहिए होता है, दैट इज गिवन। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है, दैट इज ऑल्सो गिवन। लेस हाइड्रोजन आयन होता है, दैट इज ऑल्सो गिवन। लोअर टेम्परेचर होता है, दैट इज ऑल्सो गिवन, एंड दैट इज ऑल्सो गिवन इन दिस ऑल गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। तो 185 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 186। 186 देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ए में क्या दिया है? एलन्स रूल। एलन रूल्स जो देखे जाते हैं पोलर एरियाज के मैमल्स के लिए देखे जाते हैं, शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स जिसमें होते हैं उसके लिए। तो ए को 4 से मैच कीजिए, पोलर सील एक पोलर एरिया का मैमल है। बी क्या है? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देखी जाती है कंगारू रैट में, तो बी को 1 से मैच कीजिए। सी क्या है? बिहेवियरल एडेप्टेशन डेजर्ट लिजर्ड में देखा जाता है। डी क्या है? बायोकेमिकल एडेप्टेशन देखी जाती है मरीन फिश एट डेप्थ। तो आफ्टर मैचिंग ऑल these option we will get option 4 will be correct answer. Now see question number 187, match list 1 with list 2.
आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में ए में एडेप्टिव रेडिएशन दिया है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, तो ए को 4 से मैच कीजिए। बी क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को आप मैच कीजिए विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। सी क्या है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसको मैच कीजिए आप बोन्स ऑफ फोर लिम्स इन मैन एंड व्हेल। डी क्या है, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इसको आप मैच कीजिए सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 187 हो गया। 188, विच ऑफ दीज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है पार्चुरेशन को इनिशिएट करने के लिए। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन इज नॉट important component for the initiation of the parturition, that is wrong, and that will be correct answer in question number 188. बाकी second, increase in estrogen and progesterone is required, synthesis of prostaglandin भी required होता है, release of oxytocin भी required होता है, so all are required except option 1, that will be the right answer in question number 188. Now question number 189, which one of the following statements about histone is wrong, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हिस्टोन के बारे में गलत है ये आपको बताना है। तो पहला है हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा है द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि पीएच ऑफ हिस्टोन जो होता है वो बेसिक होता है ना कि एसिडिक, तो दैट विल बी द राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 189। नाउ सी ऑप्शन 4, हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, हिस्टोन जो होते हैं वो रिच इन अमीनो एसिड होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन में, ये करेक्ट है। तो 189 का ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट एंड दैट विल बी द राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 190, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कौन सा इवेंट होता है ये आपको बताना है। तो पहला है एज जॉइंट डिसअपीयर्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एज जॉइंट डिसअपीयर हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। बी में क्या दिया है, ए बैंड वाइडन, ए बैंड तो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा, ये गलत हो गया। सी क्या है, आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ, ये भी सही है। डी क्या है, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सही है। ई क्या है, जेड लाइन्स अटैच्ड टू एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी गलत है, बाकी सब सही है, यानी कि ए सी डी ई आर ओनली करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 190 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 191, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। स्कैपुला क्या होती है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, ए को 4 से मैच कीजिए। बी में क्या है, क्रैनियम, क्रैनियम में के बीच में फाइब्रस जॉइंट होता है, बी को 3rd से मैच कीजिए। सी में क्या है, स्टर्नम, स्टर्नम में फ्लैट बोन होती है, तो सी को 2 से मैच कीजिए। डी क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, इसको आप कार्टिलेजिनस जॉइंट से मैच कीजिए, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 190 कौन सा होता है अभी, 191। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 192, तो आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 191। नाउ सी 192, यहाँ पे असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, ए पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड, एक जो पर्सन है वो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस, उसको एल्टीट्यूड सिकनेस होती है विद सिम्टम्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन, सो दिस इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि 192 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 193, द एडेनोसिन डिमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, एडेनोसिन डिमिनेज डेफिशिएंसी की वजह से एससीआईडी सीवियर कंबाइन ऑफ इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डेवलप होता है एंड दैट इज ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। तो 193 का ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 194, Which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology? इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का, ये आपको बताना है। तो पहला है फर्टिलाइज एग आर ट्रांसपोर्ट टू सरोगेट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेज, ये करेक्ट है। दूसरा है काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग एलएस लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओवुलेशन, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। बाकी तीसरा काउ इल्ड अबाउट 6 to 8 eggs एट ए टाइम, ये सही है। चौथा है काउ इज फर्टिलाइज बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है एंड दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे काउ को आप एलएच हार्मोन से एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, एफएसएस से एडमिनिस्टर करते हैं सुपर ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 195, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में फिलारिसिस दिया है, इसको मैच कीजिए, वुकुरोरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से होता है ये। बी क्या है, अमीबियसिस,
अमीबियासिस में जो होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। सी क्या है, निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। डी क्या है, रिंगवर्म ट्राइकोफाइटन की वजह से होता है। आफ्टर मैचिंग ऑल दीज ऑप्शन यू विल गेट ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 196, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड्स। ये यहाँ पे लिपिड्स के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स, कौन से आंसर करेक्ट है। पहला है लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, बिल्कुल गलत हो गया। बी क्या है, लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, दिस इज करेक्ट। सी क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ग्लिसरॉल, ये भी करेक्ट है। डी क्या है, पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स, ये गलत हो गया। आर्किडियोनिक एसिड के अंदर 20 कार्बन एटम्स होते हैं, ना कि पाल्मिटिक एसिड के अंदर, सो दिस इज रॉन्ग। तो बी एंड सी ओनली करेक्ट। 196 का ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 197, फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के प्रोस्टोमियम के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा इन क्वेश्चन नंबर 197। ठीक है, तो पहला है इट सर्व एज कवरिंग फॉर माउथ, ये सही है। दूसरा है इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक इन द सॉइल इनटू विच इट कैन क्रॉल, ये भी करेक्ट है। सी क्या, इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है ये। डी क्या, इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, दिस इज इनकरेक्ट, है ना, ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं है। तो ए बी सी करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए बी सी एंड ए बी एंड सी आर करेक्ट and that is given in option number 2 and that will be the right answer in question number 197. Now see question number 198, which of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy। इसमें से कौन सा हार्मोन, ठीक है, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में निकलता है रिलैक्सिन, और कहाँ से सिक्रीट करता है, तो कॉर्पस लूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है एंड इट इज सिक्रेटेड लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्वेश्चन नंबर 198 का ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 199, स्टेटमेंट 1 में क्या दिया था, कोडोन AUG कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलेनिन। देखिए AUG कोड करता है मिथियोनिन के लिए, फिनाइल एलेनिन के लिए नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग। सेकंड क्या है, ट्रिपल AA एंड AAG विद कोडोन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन। हाँ जी, ये लाइसिन के लिए कोड करते हैं, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 200, identify the type of cell junction that help to stop the leakage of the substances across a tissue and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules। इसने बोला है कि आपको सेल जंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, एक है जिसमें कि लीकेज रुक जाती है और दूसरे में कम्युनिकेशन का फैसिलिटेशन होता है नेबरिंग सेल्स में। तो पहला होगा टाइट जंक्शन और दूसरा ये गैप जंक्शन की बात कर रहा है, तो टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर 2021 इज कंप्लीट। इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।